Good morning to all of you, dear students. Myself, Umashri Mathur from Kohinoor Kids Academy, Neemka, Thana. Dear students, I hope that you are all well. I am also fine. Dear students, today the turn of social study. So, we will read social studies. Here is the book of social studies for class 4th, volume 1st, and today we will learn and read chapter 2nd, Our Heritage, part 3. In our previous video, we learnt about customs, heritage, culture, and parts of heritage, material heritage and non-material heritage. Today, we will read and understood about part of material heritage. Dear students, books and inscriptions are also the part of our material heritage. Books and inscriptions or words written on hard surface like metal and rocks, an important part of our material heritage. They tell us about the lives, thoughts, and ideas of the kings and common people who lived during the time these were written. Dear students, बच्चों, बुक्स और इंस्क्रिप्शन होते हैं वो वर्ड्स या फिर वर्ड्स होते हैं जो कि एक हार्ड सरफेस जैसे कि मेटल या रॉक्स पर राइट किए जाते हैं। वो भी हमारे मटेरियल हेरिटेज का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। वो हमें जो है उनकी लाइफ के बारे में, थॉट्स के बारे में, आइडियाज़ के बारे में बताते हैं। जब ये किंग्स हुए थे और कॉमन पीपल के बारे में बताते हैं, राजाओं के बारे में बताते हैं जो कि इस समय हुआ करते थे। In the olden times, books were mostly written on hand on palm leaves. Our forefathers have preserved these books with great care for hundreds of years ago. Old time में books जो है mostly written की जाती थी हैंड से पाम लीव्स पे। हमारे जो फोरफादर्स यानी हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने इन बुक्स को प्रेजर्व्ड यानी कि संरक्षित करके रखा विद ग्रेट केयर, बहुत ज़्यादा देखभाल के साथ, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, सैकड़ों सालों तक। हेयर यू कैन वॉच एन एंशिएंट बुक written by hand. These are also parts of our material heritage because we can touch it in present. Conservation of our material heritage. हमारे मटीरियल हेरिटेज का संरक्षण। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारा जो मटीरियल हेरिटेज है उसको हमें बहुत ही केयर के साथ जो है उसका हमें कंजर्वेशन करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा मटीरियल हेरिटेज है वो हमारे एंशिएंट पास्ट का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो people who lived before us preserved our material heritage and kept it safe for years. वो लोग जो हमसे पहले हुए थे उन्होंने इस मटीरियल हेरिटेज को है बिल्कुल सेफ तरीके से सालों तक इसको सुरक्षित रखा। द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विच इज़ एन एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सेवरल म्यूजियम्स सेट अप बाय आवर गवर्नमेंट work towards protecting the material heritage of India. It is our duty to preserve it for the future. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि इंडियन गवर्नमेंट की एक एजेंसी है, वो जो है हमारे पास से जो रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स होते हैं, उनको ये सेफ रखती है और उनके बारे में स्टडी करती है, उनका पता भी लगाती है।
हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके द्वारा कई म्यूज़ियम्स जो हैं वो सेटअप किए गए हैं ताकि जो है मटीरियल हेरिटेज है इंडिया का उसको की सेफ रखा जाए। और ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने जो फ्यूचर में आने वाली जनरेशन्स हैं उनके लिए हमारे मटीरियल हेरिटेज को हम प्रेजर्व रखें। डियर स्टूडेंट्स, डिड यू नो that Ahmad Lahori was the architect who designed the Taj Mahal? It took about 22 years for 20,000 people to build the Taj Mahal. क्या आप जानते हैं कि अहमद लाहौरी जो था वो एक आर्किटेक्ट था जिसने कि ताजमहल का डिज़ाइन किया था। ताजमहल को बनने में लगभग 22 इयर्स लगे थे और 20,000 जो वर्कर्स हैं उन्होंने ताजमहल को बनाने में अपना वर्क किया था। लेट्स फाइंड आउट अवर नॉन मटीरियल हेरिटेज। इन अवर प्रीवियस टॉपिक वी read about our material heritage. Now we will read about non-material heritage. Oral traditions. Since early times, many stories have been told and retold to us by our parents and grandparents. As very few books were available during those times, students would memorize what they were taught and passed this knowledge to the next generation orally. Oral tradition. Oral tradition में आते हैं मौखिक परंपराएं। बहुत पुराने समय से हैं, पुराने समय से ही कई स्टोरीज़ जो हैं हम सुनते आए हैं या कहते आए हैं। हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स हमको ये कहानियाँ सुनाते आए हैं। एज वेरी फ्यू बुक्स, बहुत ही कम बुक्स हैं जो हैं अवेलेबल हैं उस टाइम की। स्टूडेंट्स वुड मेमोराइज व्हाट दे वर टॉट एंड पास दिस नॉलेज टू द नेक्स्ट जनरेशन। अब जो हैं स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज़ें मेमोराइज रखनी चाहिए और कि ताकि आने वाले जो समय में कैसे जो हैं, पहले समय में हमें कैसे हमने ये स्टोरीज जो हैं प्रेजर्व रखी और नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाई और अब हम कैसे इसको ऑर्डली नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाते हैं। ये स्टोरीज जो हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जो है पास होती जाती हैं और इस तरह से हमारे ओरल ट्रेडिशंस हैं वो बने रहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ओरल टीचिंग इन पास्ट। इन एंशिएंट टाइम the students were lived in gurukuls and guru taught them orally and they memorized it for long time and thus generation to generation the teachings got passed. Folk singers, storytellers and puppeteers passed on the stories of Puranas, four Vedas, the Panchatantra and the Jatak tales orally for ages before they were written down. The Puranas and Vedas are the religious books of the Hindus. Jataka's tales are the stories from the previous lives of Buddha and Panchatantra is an interesting collection of stories written by a sage, Vishnu Sharma, to give moral education to three princes. Many storytellers have also passed the Ramayana and Mahabharata orally since many centuries. Here, a picture of an artist telling stories during a puppet show. Dear students, have you ever saw any puppetry show? बच्चों, फोक सिंगर्स यानी कि लोक गायक, स्टोरी टेलर यानी कि कहानी कहने वाले कथावाचक और पपेटियर्स यानी कि पपेट्री यानी कि कठपुतली का शो दिखाने वाले हैं। वो जो हैं उन्होंने भी स्टोरीज़ को जैसे पुराणों की, वेदों की, पंचतंत्र और भी जातक जो कथाएं हैं उनको ऑरली एक जो युग से दूसरे युग में पहुंचाने का काम किया है।
जब तक कि वो रिटन डाउन नहीं हो गई। पुराणों और वेदों में जो है वो हमारी रिलीजियस बुक्स हैं और वो हिंदुओं की मेन बुक्स हैं। जातक टेल्स जो हैं वो स्टोरीज़ हैं प्रीवियस लाइव्स ऑफ बुद्धा की, बुद्ध के पहले के जीवन की जो कथाएं हैं जब उन्होंने संन्यास लिया था उसके पहले की। और पंचतंत्र हैं वो जो है इंटरेस्टिंग यानी मज़ेदार कहानियों का संग्रह है जिसको कि एक ऋषि विष्णु शर्मा ने लिखा था ताकि 3 जो राजकुमार थे उनको मॉरल एजुकेशन देने के लिए उन्होंने ये लिखा था। इसी तरह जो मैनी स्टोरी टेलर्स हैं उन्होंने जो रामायण और महाभारत को जो है ऑरली जो है कई सेंचुरीज में जो है पास करने का काम किया। द क्राफ्टमैन्स लाइक पॉटर्स एंड वीवर्स हैव केप्ट देयर स्किल्स अलाइव बाय टीचिंग दैम टू नेक्स्ट जनरेशन। ऐसे ही क्राफ्ट्समैन हैं, पॉटर्स हैं, वीवर्स हैं, इन्होंने अपनी अपनी कला को यानी अपने कौशल को, अपने हुनर को जो है टीच कर करके एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ऑरली ही पहुंचाया है। जैसे आप देखते हैं कि पॉटर्स हैं यानी कि कुम्हार हैं, वो घड़े बनाते हैं। अब ये टेक्निक कहीं पे भी उन्होंने सुरक्षित करके राइट करके नहीं लिखी हुई है। परिवार के जो अन्य सदस्य हैं वो इसको वॉच करते हैं, आते जाते समय देखते हैं, बनाते समय देखते हैं और इस तरह से नेक्स्ट जनरेशन इसको सीखती जाती है। और जब वे बड़े होते हैं तब इसको अपने एज ए स्किल अपने जो है ऑक्यूपेशन के रूप में यूज़ करते हैं और आने वाली जनरेशन फिर उनसे सीखती जाती है। इसी तरह ये जनरेशन टू जनरेशन पास होता जाता है। Here is some dance forms of India. Watch it. They are all classical dances of India. Performing arts. Dance, music and dramas are called performing arts. Dear students, परफॉर्मिंग आर्ट्स जब डांस, म्यूज़िक और ड्रामा जब होता है तो इसको परफॉर्मिंग आर्ट बोला जाता है क्योंकि इसके जो आर्टिस्ट हैं वो जो है वो किसी स्टेज पे या किसी भी जगह उसको परफॉर्म करते हैं, इसीलिए इसको परफॉर्मिंग आर्ट बोला जाता है। दे आर ए पार्ट ऑफ आवर नॉन मटीरियल हेरिटेज। ये हमारे नॉन मटीरियल हेरिटेज का एक पार्ट होते हैं। In India, Natya Shastra is the oldest text on performing arts written by sage Bharat almost 2005 years ago. भारत में जो है नाट्य शास्त्र सबसे पुराना ग्रंथ है जो कि परफॉर्मिंग आर्ट्स पर राइट किया गया था। इसको ऋषि भरत ने जो है आज से लगभग 2005 ईयर्स अगो जो है राइट किया था। और ये जो है परफॉर्मिंग आर्ट्स का सबसे ओल्डेस्ट ग्रंथ है। टिल टुडे आज भी मोस्ट परफॉर्मिंग जो आर्ट्स हैं टिल टुडे मोस्ट परफॉर्मिंग आर्ट्स इन इंडिया फॉलो द रूल्स रिटन इन नाट्य शास्त्र। आज भी जो है मोस्ट परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं इंडिया के वो जो हैं नाट्य शास्त्र के रूल्स को जो है वो फॉलो करते हैं और उन्हीं के बेस पर जो है डांस, म्यूज़िक और ड्रामा जो क्रिएट किए जाते हैं। डांस इज़ ए पार्ट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट। Most parts of India have their own dance forms. The dance forms in India can be divided into 2 main types, classical and folk. Most of classical dances of India were used as a form of worship in temples of different parts of India, so they have religious theme. भारत के जो है मोस्ट जो पार्ट्स हैं उनके अपने खुद के डांस फॉर्म्स होते हैं। इंडिया के जो डांस फॉर्म्स हैं उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिकल डांस फॉर्म्स एंड फोक डांस फॉर्म्स। मोस्ट ऑफ द क्लासिकल डांस फॉर्म्स यानी कि ज़्यादातर जो क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं इंडिया के वो जो हैं वर्शिप टेम्पल्स में यानी मंदिरों में पूजा के तौर पर जो हैं परफॉर्म किए जाते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में। सो दे हैव रिलीजियस थीम्स, इसलिए उनकी जो अवधारणा है वो धार्मिक है। यानी कि भारत का जो क्लासिकल म्यूज़िक है वो जो है धार्मिक अवधारणा पर ज़्यादा आधारित है। द मेन क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया आर ओडिसी, मणिपुरी, भरतनाट्यम,
Kuchipudi, Kathak and Kathakali. The classical music and dance have been passed on in the Guru Shishya tradition. This means that the knowledge of music and dance is passed on from the teacher to students. हाँ, तो जो मेन क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं इंडिया की वो हैं ओडिसी, मणिपुरी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक और कथकली. क्लासिकल म्यूज़िक और जो डांस हैं वो वन जनरेशन से अनदर जनरेशन जो है गुरु शिष्य ट्रेडिशन के अंतर्गत है, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास होता जाता था. दिस मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि म्यूज़िक और डांस है वो वन जनरेशन से इसकी जो जानकारी है, नॉलेज है इसकी, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास होती आई है. जैसे गुरु के द्वारा शिष्य, और जब वो खुद गुरु बना तो उसके अपने शिष्यों को ये ट्रांसफ़र होती गई. इस तरह से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ये पास होती जाती गई. Figure 15, the tribal dances, figure 16 are performed on happy occasions like festivals, wedding, births and harvesting of crops. इसके अलावा जो फोक डांसेस हैं इंडिया के और जो ट्राइबल डांस हैं जो कि परफॉर्म किए जाते हैं उत्सवों और जो खुशी भरे मौक़ों पर, जैसे फेस्टिवल्स, वेडिंग, बर्थ या फिर फसल के कटने पर. Here you can watch Rajasthani dancers performing Ghumar, the folk dance of Rajasthan. It is very famous in all over the India, the folk dance of Rajasthan, Ghumar. In figure 16 you can observe Gonds performing tribal dances during their religious festival. ये जो आदिवासी जो ट्राइबल यानी आदिवासी जो लोग होते हैं, ये गोंड आदिवासी जो लोग हैं उन लोगों का जो है रिलीजियस फेस्टिवल है जिस पे वो डांस को परफॉर्म कर रहे हैं. द सेकेंड पार्ट ऑफ द परफॉर्मिंग आर्ट इज ड्रामा. द आर्टिस्ट ऑफ इंडियन फोक थिएटर हैव enacted the stories from the Ramayana and Mahabharata. Since many generations, folk theatre is known by different names such as Nautanki in North India, Tamasha in Maharashtra and Jatra in Bengal. आर्टिस्ट जो है इंडियन जो फोक आर्टिस्ट हैं या फोक जो थिएटर है उसकी जो वो जो स्टोरीज़ हैं वो ये जो इन स्टोरीज़ को इनेक्ट यानी प्रदर्शित करते हैं, जैसे रामायण और महाभारत की स्टोरियाँ मैनी जनरेशन्स से. और फोक थिएटर है उसको डिफरेंट जो पार्ट्स में है इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट नेम से जाना जाता है. जैसे नौटंकी, इसको नौटंकी बोला जाता है नॉर्थ इंडिया में, तमाशा बोला जाता है महाराष्ट्र में और जात्रा बोला जाता है बंगाल में. एंड द थर्ड वन पार्ट इज परफॉर्मिंग आर्ट इज म्यूजिक. Classical music which developed in the North India is known as the Hindustani music, figure 17, and the form of classical music which developed in South India is called Carnatic music. क्लासिकल म्यूज़िक जो कि डेवलप्ड हुआ नॉर्थ इंडिया में उसको हम है हिंदुस्तानी म्यूज़िक के नाम से जानते हैं. और क्लासिकल फॉर्म है म्यूज़िक की वो जो है इंडिया के साउथर्न पार्ट में डेवलप हुई, इसीलिए हम इसको कर्नाटिक म्यूज़िक के नाम से जानते हैं. यहाँ पे जो है हमारे जो म्यूज़िक है उसकी जो हैं 2 स्कूल्स हैं, यानी कि नॉर्थ इंडियन म्यूज़िक और साउथ इंडियन म्यूज़िक. नॉर्थ इंडियन म्यूज़िक को हम हिंदुस्तानी म्यूज़िक के नेम से जानते हैं और जो कर्नाटिक म्यूज़िक है हम उसको साउथर्न म्यूज़िक के नाम से जानते हैं. द बोथ हिंदुस्तानी एंड द कर्नाटिक म्यूज़िक्स आर बेस्ड ऑन रागास. हालांकि हिंदुस्तानी और कर्नाटिक म्यूज़िक दोनों ही रागों पर आधारित है, येट दे आर वेरी डिफरेंट इन स्टाइल. लेकिन जो है स्टाइल यानी कि उनके तरीके जो हैं वो बिल्कुल भिन्न
और अलग हैं। ईच इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन बिलोंग टू ए पर्टिकुलर स्कूल ऑफ म्यूजिक नोन एज घराना। हर जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन है वो बिलोंग करता है एक पर्टिकुलर स्कूल्स, म्यूज़िक के पर्टिकुलर स्कूल से, जिसको कि घराने के नाम से जाना जाता है। फिगर 17 में ये एक हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर है जो कि प्लेइंग कर रहा है हारमोनियम, और शी इज़ अकम्पनीड बाय म्यूजिशियंस प्लेइंग सितार एंड तबला विच आर द पॉपुलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ हिंदुस्तानी म्यूज़िक। और साथ में जो है म्यूजिशियन जो है प्लेइंग कर रहे हैं सितार को और तबला को, जो कि हिंदुस्तानी म्यूज़िक के मेन इंस्ट्रूमेंट हैं। एंड इन फिगर 18 कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिशियंस प्लेइंग नादस्वरम, वायलिन एंड मृदंगम विच आर द पॉपुलर कर्नाटिक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। और ये जो नादस्वरम, वायलिन और मृदंगम है वो कि कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक के मेन इंस्ट्रूमेंट हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपको मालूम चल गया कि परफॉर्मिंग आर्ट्स, जब डांस, म्यूज़िक और ड्रामा जब किसी भी हमारे ओरल ट्रेडिशन का हिस्सा होते हैं तो हम इसको परफॉर्मिंग आर्ट्स बोलते हैं। और जो नाट्य शास्त्र है उस पे जो ओल्डेस्ट जो टेक्स्ट राइट किया गया था वो ऋषि भरत के द्वारा ही राइट किया गया था। इसके अलावा एक डिफरेंस मैं आपको और बताना चाहती हूँ। ये क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं इंडिया के, ये बहुत ही ज़्यादा टफ डांस फॉर्म है। क्लासिकल जो डांस हैं वो मोस्टली जो है रिलीजियस थीम पे डिपेंड होते हैं, मोस्टली नहीं कंप्लीटली ये जो है रिलीजियस थीम्स पे, यानी कि आध्यात्मिकता से जुड़े होते हैं, आध्यात्मिक या धार्मिक जो है अवधारणा से जुड़े होते हैं। इनको जो है सीखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग्स होती हैं, स्पेशल प्रैक्टिसेस होती हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा टफ और हार्ड होते हैं, जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन मेहनत और ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। जबकि फोक डांसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए किसी भी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती। लोग इनको बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करते हैं किसी भी ट्रेनिंग के बिना, और ये जो है हैप्पी ओकेजन्स पे परफॉर्म किए जाते हैं। ये नॉर्थ इंडियन जो म्यूज़िक है उस पर डिपेंड होते हैं, या जो लोग फोक जो सॉन्ग्स होते हैं ये हर जगह के अलग होते हैं और लोग इनको अच्छे से जानते हैं, और बिना किसी प्रैक्टिस के हैप्पी ओकेजन्स पे या इवेंट्स पे इनका प्रेजेंटेशन किया जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आवर पार्ट 3 इज कंप्लीट from chapter 2, our heritage. Watch the video carefully, subscribe it on YouTube, and do your homework and share it on my group. Thank you for watching my video.